नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज अगर आप यूट्यूब खोलते हैं और मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी पॉडकास्ट को देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट इस समय जो मिलेंगे वो है आँखों के लेजिक सर्जरी से रिलेटेड। लेजिक सर्जरीज़ के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन जितनी वीडियोस बन रही हैं कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूजन को कम किया जा सके और लेजिक को आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया जा सके। लेजिक के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अपूर्व कछावा। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में सभी को बताएं। Thank you. नमस्कार सबको. My name is Dr. Apurva Kachava. I am practicing at Goodwill Eye General Hospital, Bikaner, and I am cataract and refractive surgeon. सो डॉक्टर अपूर्व, लेजिक के फील्ड में मेरा और आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। 10-15 साल से हम लोग भी सर्जरी कर रहे हैं। आप लोग को भी काफ़ी टाइम हो गया है सर्जरी करते हुए, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आज की डेट में ये लेजिक एक बज़वर्ड बन के ज़्यादा रह गया है रादर देन अ सर्जरी? Yeah, exactly. Actually क्या है, इसका एक रीज़न आपने बिल्कुल जैसे सही बताया कि YouTube के अंदर बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है, साथ में डिसइन्फॉर्मेशंस भी है। तो उसमें एक इनोसेंट व्यूअर है जो उनका है, तो वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन मुखी में रह जाता है। तो हमारा यही रहेगा आज के पॉडकास्ट से कि हम उनको एक सिंप्लीफाइड वे में, कि ईजी और एक सरल तरीके से समझा सकें कि लेजिक क्या है, क्या नहीं है, और उसके बारे में अपन को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर अपूर्व, मुझे लगता है आज की डेट में अपने को यही बात करना इंपॉर्टेंट है कि लेजिक में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। Exactly. क्योंकि लेजिक क्या है, किसको करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, क्या क्राइटेरियाज है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है और बिल्कुल हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी, लिटरेचर मिल जाएगा। पर स्पेशली मुझे लगता है जो आज जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सो स्पेशली सर्जरीज के बारे में, मशीन के बारे में, वो बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देखिए, इसका मैं ना थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अपन शुरू करते हैं। इसमें आज से 20 साल पहले जो होता था, अपन को एक सर्जरी, अपने नाम सुना होगा, उसका नाम था आरके, रेडियल केरेटोटमी। उसमें एक क्या करते थे सर्जन्स, एक कॉर्निया पे इंसिजन्स लगा के इसको ट्रीट कर देते हैं, मायोपिया को, माइनस के नंबर्स को। उसके बाद में कुछ सालों बाद में एक हमारे IBM के इंजीनियर थे श्रीनिवासन, जिन्होंने एक आज की जो आर्गन फ्लोराइड एक्साइमर लेज़र है उनका एक इन्वेंशन किया। और उसी के बाद में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनके साथ में कोलैबोरेशन से उन्होंने पाया कि इस लेज़र को बड़ा ही प्रिसाइजली यूज़ किया जा सकता है जो कि कॉर्निया के अंदर, ताकि वो नंबर हटा सके या रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेसिक के अंदर कर सके। तो लेसिक है, PRK है, जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इसमें आजकल मार्केट में ऐसे सुनने को मिलती है अपन को। Exactly. तो बेसिकली इनका मतलब क्या है, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये सब एक बड़ी हेडिंग के अंदर आते हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। रिफ्रैक्टिव अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो रिफ्रैक्टिव का मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब चश्मे का नंबर। तो जो सर्जरीज आपके चश्मे का नंबर हटा दें वो उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। अच्छा, इनफैक्ट आजकल तो इसमें ICL भी आ गया। बिल्कुल लोग मतलब इनफैक्ट काफी ज्यादा रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज को भी प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली तो ये इसका क्या है, एक तरह से एक होराइजन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम लेजर्स के अंदर ही इसको सीमित रखते हुए बात करें तो लेजर्स के अंदर जो सबसे पहले जो आया था रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, वो था PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटमी। तो ये जो था, ये इसने क्या रिवोल्यूशनाइज कर दिया था इसमें विद द यूज़ ऑफ, जैसे ये अपने आर्गन फ्लोराइड एक्साइमर लेजर से इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे लोगों के पास में, लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ था। उसके बाद में नया इन्वेंशन आया था बाद में मिड 2000 या 2005-10 के अराउंड में, लेसिक का आया था। तो PRK से हम आगे शिफ्ट हुए थे लेसिक के अंदर। लेसिक से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मिड 2020s के अंदर हम आ रहे हैं, तो दूसरी नई सर्जरी सामने आई है, जैसे स्माइल आई है। अभी करंटली एक और नई सर्जरी हमको सुनने में आएगी सिल्क नाम से इसमें। तो ये हमारे उससे पहले कॉन्टूरा आ गया था, उससे पहले कॉन्टूरा आ गया, अभी तो एकदम से बहुत सारे नाम आ गए। एग्जैक्टली कॉन्टूरा स्टार्ट हुआ, कॉन्टूरा से एकदम से एवोल्यूशन आया कि साहब सिल्क आ गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर वेव फ्रंट लाइट। बिल्कुल, वो एक नया टेक्नोलॉजी हो गया। बिल्कुल। तो अभी बज़वर्ड्स अगेन बहुत हो गए हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि बज़वर्ड्स बहुत सारे हैं।
एक साधारण पेशेंट को उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक पॉइंट यही है कि एवरीथिंग इज अ मशीन। जो ये चीजें जो भी नए आ रहे हैं उसके अंदर में बेसिकली एक्सटेंशन इज इन दी, जो अपन ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन जो हो रहा है वो बेसिकली आप जो कॉर्निया के जो टोपोग्राफी और जो कॉर्निया का स्ट्रक्चर है उसको देख के अपन चेंजेस कर रहे हैं। लेजर वही रह रही है, केवल और केवल जो सर्जरी है उसके अंदर में रिफाइनमेंट्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली जो भी आजकल के सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं मोस्टली सबका जो बेस वो रहता है टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट रहता है, और टोपो गाइडेड से ही सब आगे नहीं रिफाइनमेंट्स आ रहा है। जैसे आपने बताया, जैसे पहले पीआरके था, पीआरके को अब जैसे कई लोग थोड़ा क्रूड मानते थे क्यों, उसमें एपिथेलियम को डिब्राइड होती थी, एपिथेलियम को रिमूव्ड होती थी। अब लेसिक आया तो लेसिक में ये चीज हट गई, उसमें इसका फ्लैप बना। एग्जैक्टली, बट इसका फ्लिप साइड ये है आरके का, ये सॉरी पीआरके का फ्लिप साइड ऑफ पीआरके ये है कि जब अपन पीआरके करते हैं तो आपको मैक्सिमम कॉर्नियल थिकनेस मिलती है बाद में। एग्जैक्टली सो अगर वैसा देखा जाए तो बिल्कुल एक पेशेंट डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली है दूसरी सर्जरीज के कंपैरिजन में, बट अगर थिकनेस वाइज देखा जाए, लॉन्ग टर्म देखा जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर, ठीक है। सब जो प्रोसीजर्स हैं अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सबके कुछ ना कुछ एक डीमेरिट्स हैं, सब कुछ है। पीआरके बिल्कुल जैसे आपने बताया कॉर्नियल थिकनेस और कॉर्नियल बायोस्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है उनके अंदर। जो भी जैसे पर्सन है जिनकी एक्टिव स्पोर्ट्स लाइफ है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उनके लिए पीआरके बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करता है। जो भी कुछ लोग हैं जो करियर सीकर्स है, जो कि जॉब एस्पायरेंट्स है, जिनके जॉब के अंदर 6x6 विजन उनके प्री रिक्विजिट है, उनके लिए पीआरके बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। लैसिक की देखा जाए उसका एक अलग है, उसका लैसिक का जो है, जो लोग चाहते हैं कि भाई पीआरके के अंदर जो उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, पेन है, जिनकी पेन टॉलरेबिलिटी थोड़ा सा लो है, तो वो चाहे तो लैसिक उनके लिए एक इजी ऑप्शन है। बिल्कुल डेफिनेटली, बट देखा जाए लैसिक भी इज नॉट 100%। डॉक्टर वो महीना भर डाउन द लेन किसी चीज का क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली वो है, बस वही है, वो जैसे मैंने बताया पेन टॉलरेबिलिटी का कितनी है आजकल। वैसे इतनी अपन भी यूज करते हैं, इतने अच्छे लुब्रिकेंट्स आ चुके हैं, इतने अच्छे आई ड्रॉप्स आ चुके हैं, नमिंग ड्रॉप्स है, तो उसे पेन का इतना नहीं रहता। फिर भी इफ थोड़ा सा कोई है एप्रेंसिव है तो उसके लिए डेफिनेटली एक लैसिक एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में आपने बात करी कि जो स्टार्टिंग हुआ वो आरके से हुआ, लीडल केराटोटमीज हुए, अब उसके अंदर देखा जाए तो वो काफी हुआ, बट अल्टीमेटली 10 साल डाउन द लेन, 15 साल डाउन द लेन क्या हुआ, वो रिजल्ट्स अब अपने को पता पड़ रहे हैं कि वो सर्जरीज के साथ क्या हो रहा है। सो हमेशा जो एक बज़वर्ड है कि हमेशा लेटेस्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में ही पता पड़ेगा। किसी भी सर्जरी का इनिशियली तो आप बता ही नहीं सकते हैं। There is no shortcut to it. No shortcut. Exactly. There is not a foresight. There is always a hindsight. We can only look back. We cannot look forward. तो उसके लिए बस ये है कि हाँ, the technology is there. आपके पास है, but the choice and the expertise is always should be given to the patient and always on the expertise of an surgeon. और कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नई सर्जरी होगा तो डेफिनेटली कॉस्ट तो ज़्यादा ही रहेगा। जो कॉस्ट है उसके एवज में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, एक एनालिसिस वो भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली है। देखिए अपन रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जिसकी भी बात करते हैं तो वो थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट की सर्जरीज में आता है। बिल्कुल इसमें से अच्छा, ये मैं बीच में आपको पहले रोक के एक बताना चाहता हूँ सभी को कि जो लेजिक सर्जरी है इट इज प्योरली अ कॉस्मेटिक सर्जरी। ये किसी भी इंश्योरेंस, किसी भी स्कीम कहीं पे भी कवर्ड नहीं है हाल फिलहाल। आगे हो जाए तो नहीं पता, बट अभी नहीं है, अभी नहीं है इसमें। एग्जैक्टली, इवन आपने बिल्कुल एक सही माना है, टोटली एग्री विद यू, क्योंकि कई पेशेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत अनरियलिस्टिक होती है, एंड दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द जो कि पोस्ट ऑपरेटिव डिससैटिस्फैक्शन। पेशेंट डिससैटिस्फाइड रहते हैं, यूँ रहते हैं बिकॉज उनके दिमाग में कुछ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। सो यही एक बहुत अच्छा बात बताई, इट इज अ टोटली प्योरली अ कॉस्मेटिक सर्जरी। वी आर जस्ट रिमूविंग योर ग्लासेस। आपके जो भी नंबर है हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। आपके लिए जो पहले जो चश्मे के साथ आप जो देखते थे वही विजन रहेगा। इसमें आपकी विजन के अंदर ना तो कुछ एडिशन हो रहा है ना कोई सब्सट्रैक्शन हो रहा है। विजन आपका जो पहले था वो वैसे का वैसे ही रह गया, बस आपका चश्मा हट गया। बस आपका चश्मा हट गया। पेशेंट से अगर कोई बात होती है तो मैं पहली बात ये कहता हूँ कि भाई इट इज प्योरली कॉस्मेटिक। मुझे चश्मा नहीं लगाना है इसीलिए मैं लेजिक सर्जरी करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, देन तो इट इज ओके। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई और बेटर मिल जाएगा, No, maybe
and maybe not. Maybe But not. that is questionable. That is very much questionable, क्योंकि ये better आप हो usually in more or less जो भी आपका जो vision है वो तो वही रहना है. वही रहने वाला है. लेसिक से जस्ट आप अपने कॉर्निया की शेप चेंज करके आपको चश्मे से इंडिपेंडेंसी दे रहे हैं. Exactly. तो उससे वो ज्यादा तो है नहीं. हाँ, और चलो जिसका हाई नंबर है -5 -6 एंड अबव है, सो डेफिनेटली उनको एक क्वालिटी वाइज बेटर हो जाएगा. डेफिनेटली उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत इंप्रूव हो जाती Exactly. है. और दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ बेसिकली जो हाई नंबर्स होते हैं उनके वो वैसे भी थोड़ा सा लो मोरल फील करते हैं. उनके लो कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा सा लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंडिया के अंदर भी और ऐसे भी माना जाता है थोड़ा चश्मे को रहना दे रहा, सो स्टिग्मा रिलेटेड टू इट. अब तो फिर भी कम हो गए. अब तो फिर भी कम है. आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए सिनेरियो इंडिया का तो और अलग था. इवन अभी भी है, अभी भी कई की मैरिज इश्यूज में कई Exactly, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है. तो एक उससे अगर हाँ पेशेंट का मोरल एक थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है तो उसका विजन थोड़ा सा हो जाए, तो वो एक वो है दैट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ मे बी. बट हाँ इसके लिए इट्स प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके अंदर नहीं है. अच्छा, उसमें भी जो एक नॉर्मल बात है या जो समझने की है कि भाई कोई भी सर्जरी हो, चाहे 1 मिनट की सर्जरी हो चाहे 1 घंटे की सर्जरी हो, नथिंग इज 100%. यस. इफ एनीबडी इवन यू और मी आर सेइंग कि दैट वी आर गिविंग 100% रिजल्ट्स, तो कहीं ना कहीं कुछ तो वी आर लाइंग. हाँ, ईदर वी आर लाइंग टू यू और ईदर वी आर लाइंग टू आवरसेल्व्स, क्योंकि 100% तो कुछ हो ही नहीं सकता है. इवन जो बेस्ट टू बेस्ट सर्जन्स होते हैं, सुश्रुत या किसी का भी आप जो भी आप करोगे, everybody has done some complication. Every surgery is associated with some complication. ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं एक डॉक्टर से मिला था, एक अनरिलेटेड टॉपिक पे मैं आपको बता रहा हूँ. एक डॉक्टर से मिला था, सो ही इज अ वेरी सीरियस सर्जन ड्यूरिंग माय पीजी डेज. तो वो मुझे बता रहे थे कि ही ऑपरेटेड ऑन द प्रेसिडेंट, और उन्होंने जब ऑपरेट किया वो इतना टेंशन में थे, सब कुछ था, और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई. ऑल्दो ही मैनेज एंड उनको सही दिखा, सब कुछ ठीक रहा, बट कॉम्प्लिकेशन जब प्रेसिडेंट के साथ हो सकती है. इनफैक्ट अभी शाहरुख खान का भी हमने खूब सुना था. एग्जैक्टली. इसमें तो एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं. हाँ, तो एक वो चीज को हमेशा वी आर ऑल ह्यूमंस एंड डिलीवरिंग टू ह्यूमंस. एग्जैक्टली. बस हाँ क्वालिटी वाइज वी कैन इम्प्रूव योर लाइफ, वो सब है. मगर हाँ सुपर ह्यूमन कुछ नहीं होता. इफ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी सुपर. विजन बढ़ा देना या उससे ज्यादा जितना दिख रहा है उससे बेटर हो जाना, कहीं ना कहीं वो एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा. एग्जैक्टली. वो पॉसिबल नहीं है. अब ये मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वी जस्ट लाइंग टू आवरसेल्व्स और लाइंग टू पेशेंट. ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती इसके अंदर से, बिकॉज जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी. इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी. डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ विजन विल बी देयर, बट जितना दिख रहा है उससे मैं बेटर हो जाएगा, ये क्वेश्चनेबल है. आई टोटली एग्री विद यू, क्वेश्चनेबल है इसमें. अच्छा, इनफैक्ट जो अभी अपने देख रहे हैं कि पहले हम लोग जब अपन करते थे स्टार्टिंग से, अभी भी अपन लोग यही शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एक शायद छोटे शहर का एक फ़र्क आ जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. हम लोग जो पहले सर्जरी करते हैं तो उसमें एक कट ऑफ लिमिट रखते हैं, इनफैक्ट नीचे वाले नंबर के भी, क्योंकि अल्टीमेटली लेजिक होगा तो आपका थोड़ा बहुत नंबर तो छूट ही सकता है. थोड़ा छूट सकता है डेफिनेटली. वही है जैसे आपने बात बोली, एवरी सर्जरी हैज इट्स कॉम्प्लिकेशंस. Exactly. वो ये हो सकता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि केवल हायर नंबर पे हमें कट ऑफ रखना है, लोअर नंबर और लोअर नंबर कट ऑफ रखना है, नंबर पे भी होना है. और कई बार आप ऐसे पेशेंट्स के साथ में आप फेस करते हैं जिनके साथ में मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज अब कोई पेशेंट है ये अब उसके आधा नंबर भी है, अब उसका करियर के अंदर उसको दिक्कत आ रही है या किसी भी रीज़न से वी वांट्स टू गेट इट रिमूव, तो उसको तो आपको उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा. हाँ उसके पीछे अगर थोड़ा सा कुछ रह जाता है मगर जो रह रहा है मगर उसको भी अपन एड्रेस कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि है, क्योंकि ये जो नंबर जो परसेंटेज जो होता है काफ़ी लो होता है. क्योंकि आई थिंक इवन यू ऑल्सो एग्री कि जो लेसिक जो सर्जरीज होती है, कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट प्लान्ड और वन ऑफ द मोस्ट रिगरस और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक वो होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इतने सारे तो उसमें अपन को उसमें टेस्टिंग रहती है पेशेंट की हर तरीके से होती है. इट्स रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल सर्जरी. बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या पता ही नहीं होगा. है. और दूसरी बात ये पेशेंट एंड की भी नहीं है. इवन इफ यू बिल्कुल आपने कहा जैसे लेसिक मशीन्स को भी आप जाओ तो उसमें भी आपकी कम से कम 10 से 15 चेकलिस्ट होती है. वी हैव टू फुलफिल कि एनर्जी आपका पूरा है
नहीं, फ्लुएंस आपका पूरा है नहीं, उसका एक्यूरेसी है डिलीवर हो नहीं रहा। तो इसमें जो अपने जैसे जो भी आपने बात की कि हाँ थोड़ा बहुत जो हो जाता है, दैट इज टोटली मतलब जो आई विल से इट इज एट्रीब्यूटेड ओनली 1% of 1%, और वो भी जो भी रहता है दैट कैन आल्सो बी मैनेजेबल। एग्जैक्टली। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैंने जी। 2-3 मशीन्स पे क्योंकि वर्क किया हुआ है, जी। तो जो इनिशियल मशीन थी उसके अंदर में अपने को मैनुअली वी हैव टू स्टॉप, अगर पेशेंट आँख हिला देता था तो Yeah, yeah. स्टॉप करना पड़ता था। Yes. बट आज आप भी जो मशीन यूज कर रहे हैं उसमें तो जैसे ही आँख हिल जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उसको रोक लेता है उसको उस समय। यही एक्चुअली वही मैं जैसे बात कर रहा टेक्नोलॉजी का कुछ टेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली। जैसे वी आर मूविंग टू फ्यूचर, तो हमारे पास ऐसे जैसे पहले ऑटोमेटिक आई ट्रैकर्स नहीं होते थे, आई सेंसर्स नहीं होते थे। आजकल की मशीन्स के अंदर ये बहुत बड़ी लिबर्टी मिल जाती है हमको कि जैसे कोई पेशेंट अपने आई स्टेडी नहीं रख पाता तो वो अपने आप वहीं स्टॉप हो जाता है। तो अच्छा, लेजिंग टाइम काफी कम हो गया, काफी कम हो गया, फ्रॉम मिनट्स, मतलब कुछ सेकंड्स का रह गया है अब तो ऑलमोस्ट। हाँ अच्छा, इनफैक्ट आपने भी पुरानी मशीन्स में देखा होगा जो ऐसा नहीं कि उस समय नंबर नहीं हट जाता था, बिल्कुल हट जाता था। बट अगर आज आप देखोगे 20 years डाउन द लेन, 15 years डाउन द लेन, काफी लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके नंबर आ रहा है वापस से। सो वो तो लॉन्ग टर्म स्टडी के बाद ही पता पड़ पाएगा, इनिशियली तो कुछ भी बताना मुश्किल है इसके अंदर। एग्जैक्टली। कोई भी इवन ये कोई भी जैसे कोई मार्केट में कोई भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आता है, कोई भी इवन अपन जैसे कोई नई गाड़ी भी लेने जाते हैं तो उसका क्या रहेगा कैसे रहेगा वो तो थोड़ा टाइम बाद ही पता पड़ता है। दो कंपनी और जो भी प्रमोट करती हैं दैट इज देयर ओन डेटा, मगर वो जो रियल लाइफ जो वैल्यू जो आती है वो तो बाद में ही पता पड़ता है। अच्छा, आप लोग क्या एक कट ऑफ रखते हैं कि भाई इतना नंबर तक ही हम लोग लेजिक करने के लिए रेडी हैं, उसके आगे हम लोग? लेसिक के लिए यूजुअली जो माइपिक जैसे जिनको माइनस का नंबर होता है उनको यूजुअली अराउंड 10 से 11 तक, उसके बाद में नहीं। इवन इफ उसके साथ में टोपोग्राफी इज गुड, इफ टोपोग्राफी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन होता है तो फिर वी डोंट अपील फॉर दैट। उसके लिए जैसे हमने दूसरे ऑप्शंस बताए हैं, जैसे आईएल्स आ गए हैं, फिकिक आईएल्स आ गए हैं, तो वो दूसरा ऑप्शन के लिए कर सकते हैं। अच्छा, फिकिक आईएल्स भी आजकल खूब हो गए हैं, बहुत है। इवन इंडियन कंपनीज भी अच्छा काम कर रही हैं इसके अंदर में। इसमें बिल्कुल है। जो पेशेंट जो पहले लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव से अनफिट होते थे तो वो बेचारे उनके लिए बड़े हताश हो जाते थे, तो वो भी देख रहे हैं एक अच्छा उन्होंने एक आउटलेट है उनके लिए कि उसको अल्टरनेटिव है उनके पास में एक अच्छा है कि इनफैक्ट कई जगहों पे मुझे जो ICL है वो कई चीज़ों में ऐसा भी बेटर लगता है कि एटलीस्ट आप उसको रिवर्स कर सकते हो, although not recommended, but there is an option कि आप उसको बिल्कुल आप उसको निकाल सकते हैं, लेंस को विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से। हाँ, एक वो रहता है उसके अंदर से, मगर वो ट्रिकी रहता है। ऑफ कोर्स कोई भी सर्जरी तो ट्रिकी है, और री सर्जरी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, वो ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है उसके अंदर से। आईओएल एक्सप्लांटेशन चाहे कोई भी हो थोड़ा सा वो रहता ही है इसमें। और ऑफ कोर्स प्रोस की सभी बातें करते हैं, कॉन्स कोई भी नहीं बताता है या कम बताया जाता है, थोड़ा सा ये है आज की डेट में। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं कहूँगा, कॉन्स ऑफ लेजिक सर्जरी क्या है? कॉन्स बेसिकली सबसे पहले जो पेशेंट है थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाले जो पेशेंट्स हैं, जो बहुत ही हाई डिमांडिंग है, जो उनको लगता है कि भाई मुझे एकदम क्रिस्प विजन चाहिए वैसा है, तो सबसे पहले तो वही है कि आपकी पेशेंट्स की इवन जो लेसिक के अंदर जो भी कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराना आता है, सबसे पहले जो पेशेंट सबसे आता है तो वी हैव टू एड्रेस हिज एक्सपेक्टेशन मैनेज करना बहुत एक वो रहता है, क्योंकि व्हाट वी आर गिविंग इज ए रिफ्रैक्टिव रिजल्ट और पेशेंट का इमोशनल रिजल्ट एक वो अलग होता है। तो दोनों को एक पैरेलल आना ज़रूरी है टू हैव अ बेस्ट आउटकम। अब आपका रिफ्रैक्टिव रिजल्ट है मगर पेशेंट का आउटकम वो पेशेंट का इमोशनल रिजल्ट इतना है, तो वो फिर क्या बाद में फिर बीइंग इफ you have delivered your best and the result has also been best, अगर पेशेंट वो फील नहीं कर पा रहा तो फिर वो लास्ट में अपन को भी लगता है इसमें से। तो सबसे पहले पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना। सेकेंडली जो पेशेंट्स के सबसे पहले जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो पेशेंट वो सफरिंग में डायबिटीज़ है या किसी तरीके की लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रही है, किसी भी तरीके की हो सकती है, इसमें कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जैसे किसी भी तरीके की हो, उनके लिए जैसे कुछ जैसे फीमेल्स है इफ़ दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून तो उनके लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करवाते हैं, क्योंकि फिर अगर मान प्रेगनेंसीज के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से लेसिक के बाद उनके रिजल्ट्स थोड़े से ऑल्टर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। और लास्टली तो बस वही है, अगर टोपोग्राफी में अगर कुछ ऐसा आता है, कोई एक्टेटिक डिसऑर्डर्स हैं कुछ है तो
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं। अच्छा, बॉडी स्टेटस या हेल्थ स्टेटस के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट है एज। बिल्कुल डेफिनेटली जो पहले लोग करा रहे थे भी 18 प्लस सभी को पता है, सो देयर इज नो अपर लिमिट टू इट। यूजुअली लोग 30 के बाद में पहले नहीं कराते थे, अब नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड। कई बार आते हैं मेरे पास भी आते हैं कि भाई 35 प्लस हैं, नियर 40 हैं, सो एक ये बात को बताना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आफ्टर 40 आपको ग्लासेस चाहिएंगे फॉर रीडिंग। वो आपको नहीं भी कराओगे देन ऑल्सो यू विल रिक्वायर इट, बिल्कुल, और सर्जरी के बाद भी चाहिएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई 20 साल पे सर्जरी करा रहा है तो उसको 40 साल पे क्या होगा ये बात करना उस समय कोई यूज नहीं है। बट अगले 5 साल बाद आपको क्या होने वाला है एटलीस्ट यू शुड नो। एग्जैक्टली, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि प्रेस भी है, बायोपिया को एड्रेस करना एक वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मगर यही जैसे मैंने आपको बोला, पेशेंट की जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेक्टेशन है ये यहीं आ जाती है। व्हाट वी ऑलवेज टेल टू द पेशेंट्स कि हम आपका सिर्फ कॉर्निया चेंज कर रहे हैं, बाकी आपके एज के अनुसार जो आपके लेंस में जो चेंज आना है, एज के अनुसार आपके जो काला पानी या भविष्य में जो भी कुछ होगा वो तो आपके होगा ही होगा, उसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपर्ली होते नहीं है पेशेंट्स के खुद के पास में भी, या वो जहाँ पे कराइए तो वहाँ चला जाए तो फिर भी मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब यही लोग अपने 60s में 50s में अपने कैटरेक्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे, यस तब फिर एक्चुअली वो आयल कैलकुलेशंस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए एग्जैक्टली अब इसके लिए भी जैसे आयल कैलकुलेटर्स भी आजकल हमारे AI बेस्ड आने लगे हैं नए, तो यही है, यही एक्चुअली क्या जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उसका जो सोल्यूशन टेक्नोलॉजी को ही दे पाएगी ये। अच्छा, उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इतना टाइम निकल गया होता है, कॉर्निया नियर नॉर्मल होती है, सो अपन भी कई बार नहीं पूछते हैं लेजिक कराया है। एक बहुत इतना कॉमन सवाल नहीं है आज की डेट में। पेशेंट भी कई बार मिस कर देता है, तो कई बार उसके जैसे भी ग्रॉस मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। वो तो बाद में पता पड़ता है कि लेजिक ऑलरेडी कराया हुआ था। एग्जैक्टली जो लेजिक और PR के कई पेशेंट जो बाद में भी आते हैं, हमारे से भी फॉलोअप में आते हैं। अब किसी ने कोई 5-6 साल पहले कराया, हमसे भी आके मिलता है तो वी आल्सो डोंट रिकॉग्नाइज देम। तो बाद में पेशेंट आके खुद बोलता है कि आपको याद है कि मैंने कराया था, तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा तो ये आपका कॉर्निया नॉर्मल है, क्योंकि कुछ पता नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, आरके के कट्स पहले वाले पता पड़ जाते थे, इसमें तो कुछ पता भी नहीं पड़ता। तो सारे इतनी अच्छी लेजर्स है ये, मतलब इट इज जो लेजर का जो है ये एक्साइमल लेजर इज कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें अपने प्रेस बायोपिया पे जब कवर किया था, इसको अपन थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। जी। आज की डेट में ये भी बज़वर्ड चालू हो गया है, प्रेस बियॉन्ड। बिल्कुल। सो बेसिकली क्या है ये प्रेस बियॉन्ड में? ऐसा कुछ नहीं है इसमें। प्रेस बियॉन्ड में क्या करते हैं, बेसिकली मोनोविजन ट्राई करते हैं इसमें। मोनोविजन का मतलब ये होता है सिंपली, जैसे अपने दोनों हाथ एक जैसे नहीं होते, अपनी आंखें भी एक जैसी नहीं होती, अपनी एक आंख हमेशा डोमिनेट करती है, दूसरी थोड़ी सी सप्रेस्ड होती है। ऐसा होता है इसके अंदर से, नॉर्मल एक ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये। तो इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो डोमिनेंट जो आई है उसको आपको डिस्टेंस के लिए एकदम सेट कर देते हैं अपन इसको, और जो आपकी नॉन डोमिनेंट जो आई है उसको थोड़ा नियर विजन या इंटरमीडिएट विजन के लिए उसको थोड़ा सेट कर देते हैं। तो इसलिए क्या आपको एक मतलब दोनों आई से आपको स्पेक्टिकल फ्री हो जाता है, स्पेक्टिकल फुल रेंज ऑफ विजन मिल जाता है। मगर ये भी जो प्रेस जो अपन प्रेस बियॉन्ड या मोनोविजन वाला जो है जो बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाए तो इसके भी अपने इसके भी अपने कॉन्स हैं। इसमें भी पेशेंट्स को कई पेशेंट्स को थोड़ा सा एडेप्टिविटी में दिक्कत रहती है। एग्जैक्टली। इसमें पेशेंट को कई बार ग्लेयर्स एंड हेलोस की उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है इनको, और कई लोग जैसे होते हैं उनको थोड़ा स्टीरियो परसेप्शन या उसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन, उसकी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी देखा जाए तो फुल प्रूफ ये भी नहीं है। तो जैसे मोनोविजन में अपने फुल रेंज ऑफ विजन भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फुल रेंज ऑफ 40 चश्मा लगना चालू होता है, विद टाइम वो बढ़ता है। एग्जैक्टली। तो 100% तो एक प्रेस बियॉन्ड से भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब वो इस थोड़ा सा एक वो है, मतलब जैसे मैं सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं कि अब जैसे जयसवाल एक ओपनर है, आप उसको 100 मैच खिलाने बाद बोलो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर, तो फिर बस वही वाली बात है, उसके लिए भी अनजस्ट है, उसके लिए भी है। तो एक वो है उसमें। अच्छा डॉक्टर अपूर्व, अपने जो ये हैं ICLs हैं, इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ICL ठीक है, जो जैसे बताया, जो पेशेंट जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अनस्टेबल होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, आदमी they wanted to get rid of their glasses, अब उसके है तो ICLs एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर से, स्पेशली हायर पावर्स के लिए। डेफिनेटली हाई पावर्स है, कैसे ही है, बहुत ज़्यादा एस्टिग्मेटिज्म है, एक्टेटिक कॉर्नियाज हैं, ये है, पेशेंट थोड़ा सा परेशान है उन ग्लासेस से, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन। इनफैक्ट इंडियन कंपनीज आर डूइंग गुड। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, डिफरेंस विल बी देयर, क्योंकि इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बट दे आर डूइंग अ गुड कैचिंग अप जॉब। और मतलब
ठीक है। अब जो पेशेंट जो इसमें एक्चुअली एक अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा सा एक वो रहता है, एग्जैक्टली, बिकॉज ये थोड़े से और भी प्रीमियम सेगमेंट्स की बात करने लग गए अपन, तो उसके अंदर से थोड़ा सा अगर जो इंडियन जो कंपनीज है थोड़ा सा एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देती है, तो किसी के लिए हो जाए तो अच्छी बात है उसके लिए। अच्छा, कॉस्ट वाली बात के ऊपर भी बात कर लेते हैं लेजिक के अंदर में। सो बिकॉज जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी चेंज करते जाओगे या न्यूअर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाओगे, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि नई जनरेशन की मशीन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा होगा, उसमें वो मेंटेनेंस है उनका, मेंटेनेंस है एग्जैक्टली, मेन तो मेंटेनेंस पे ही उनमें थोड़ा सा रहता है उनका। अच्छा, इनफैक्ट आजकल ये लोगों को भी नहीं पता होगा, बट कंपनीज जो खुद है जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो पर पेशेंट या पर आई भी डॉक्टर से भी चार्ज करती हैं वो लोग। सो इट इज नॉट दैट कि पूरी की पूरी मशीन पूरी डॉक्टर की ही है। एग्जैक्टली वो एक वो रहता है उनका एक वो, मगर दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा सो कॉस्ट तो अल्टीमेटली फिर पेशेंट को ही बेयर करनी पड़ेगी इसमें से। इसलिए फिर वही मुद्दा आ जाता है कि भाई बेनिफिट कितना है मुझे उसके एवज में, जितना मैं कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ उसमें से। बिल्कुल वही है कि देखो इसमें यही होता है कि एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि ये हमारे पास ऑप्शंस है और ये दीज आर द थिंग्स वी कैन डिलीवर टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो अब उसके अंदर से पेशेंट इज विलिंग और पेशेंट इज वांट टू चूज कि ये ऑप्शन वो चूज करना चाहते हैं, देन इट्स ऑल अप टू द पेशेंट्स की जो भी जजमेंट के ऊपर है इसके अंदर। अच्छा, 40+ भी अपने बात करी तो आजकल ये भी काफी सुनने में आ गया है, वो है RLE, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। सो थोड़ा सा ब्रीफ आप एक बार बता दो क्या होता है उसके बारे में। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कुछ होता नहीं है बेसिकली, जैसे अपने सुना होगा, जैसे कई अपने घर में जैसे दादा दादी होते थे, उनकी मोतियाबिंद हो जाता है, उनको बोलते भाई इनकी आंख करवानी पड़ेगी, आंख बनवानी पड़ेगी, तो उनके मोतियाबिंद हटा के इनमें लेंस डालते थे। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बस वही चीज है, मगर इसमें मोतियाबिंद नहीं होता है, इसमें आपका जो नॉर्मल जो लेंस है, क्लियर लेंस है, उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। बेसिकली मोतियाबिंद सर्जरी विदाउट द मोतियाबिंद, एग्जैक्टली, मोतियाबिंद विदाउट द मोतियाबिंद। सो ये भी काफी ज्यादा हो रहा है, बट अगेन मतलब मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज अगेन वही सर्जिकल एक रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और नॉर्मल वेल सीइंग आई को जस्ट कि मुझे चश्मा ना लगाना पड़े उसके लिए पूरा का पूरा लेंस हटा देना, आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। वो बिल्कुल है, ये आई डू एग्री कि सम एक्सटेंट के ऊपर कि ये नहीं है, मगर सी ये जो बिल्कुल जैसे मैंने बात की, दिस टोटली कम्स डाउन ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलिंग कि व्हाट द पेशेंट वांट्स एंड व्हाट द डजंट वांट्स, कि ये हम क्या उसको डिलीवर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वही चीज़ हम जैसे सेम चीज़ सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेशेंट्स को, और इफ करने के बाद में भी इफ ही वांट्स टू गो फॉर इट देन फेयर इनफ, देन इज फेयर इनफ उसके अंदर से। बट जब तक है, बट जहाँ तक मेरा मानना है जो चीज़ नॉर्मल है उसको नॉर्मल रखी जाए उसमें से। और रीडिंग को इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, एक चश्मे के साथ क्योर हो सकता है इजीली। मगर बिल्कुल जो आजकल जो अपन देखा जाए जो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्रेसबायोपिया, ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेसबायोपिया, वो उनका बहुत ही स्मॉल नंबर है उसमें। अगेन इट इज मतलब इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है उसके लिए है, मगर हाँ बस वो वही है, अगर इफ द पेशेंट ही वांट्स फॉर दैट काइंड ऑफ सर्जरी तो फिर वो ठीक है उसके अंदर। एंड अगेन प्रोज एंड कॉन्स समझना उसको जरूरी है, उसके बिना नहीं। डेफिनेटली एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। सो देयर इज नो ओनली अपसाइड, एवरीथिंग हैज अ डाउनसाइड आल्सो। डेफिनेटली एवरी सर्जरी हैज इट्स कॉम्प्लिकेशंस उसमें, बिल्कुल। अच्छा, स्पेशली जो प्रेसबियॉन्ड या प्रेसबायोपिया करवा रहे हैं, चलो प्रेसबियॉन्ड तो इज अ लेजिक तो ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी में हो गया। जो रिफ्रैक्टिव एरर के साथ में जिसको प्रेसबियोपिया हो गया है एंड वो सर्जरी करवा रहा है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, तो कहीं ना कहीं एडेड रिस्क और हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको और करनी है, वो फिर और कैलकुलेशंस और आपकी स्टीप हो जाती है फिर उसके बाद में, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिव एरर भी आपको एक साथ में इसको एनकाउंटर करना पड़ेगा साथ में तो एक और भी एक वो टफ चीज हो जाती है उसमें। अच्छा, एक किसी पॉडकास्ट में मैंने एक और फेलो सर्जन से भी ये बात हो रही थी, तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि एआई जनरल पॉपुलेशन के लिए तो अब एक बज़वर्ड बन रहा है, जबकि देखा जाए तो आई में एआई कितने टाइम से काम आ रहा है, चाहे आपका लेंस का नंबर निकालना हो, लेजिक के अंदर में आपको चश्मे का नंबर हटाने के लिए कैलकुलेशंस हो, एवरीथिंग इज एआई। बिल्कुल, जो आजकल की जो भी लेसिक मशीन्स आ रही है, जो इवन टोपोग्राफी की जो मशीन्स हैं, जो भी कुछ है, उनके बहुत ही जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं और बहुत ही जो एल्गोरिदम्स जो होती है बहुत इनोवेटिव होती है। तो देखा जाए इन सम वे कि ये एआई का ही पार्ट ही है ये, और जो भी आज जो नई टेक्नोलॉजी में एडवांसेस देख रहे हैं वो इसी का ही है।
तो देखा जाए ये बस एआई का अपन उस टाइम मेरे ख्याल से क्या कह रहे थे, बज़वर्ड नहीं था तो हाँ, एज ए एआई इंडिविजुअल हमें नहीं पता होता था कि बिल्कुल दिस इज ऑल एआई, बिल्कुल दिस इज ऑल एआई, मतलब बस उसके बारे हाउ यू आर अनलीशिंग इट। एग्जैक्टली। अब उसको थोड़ा सा आगे और लेवल पे ले जा रहे हैं। उस वक्त हम उसको मेरे ख्याल से एक टैग दे के छोड़ देते, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर करके कर देते, मगर एक नॉर्मल वर्ड बज़वर्ड लोगों के लिए आप भी यूज करते थे, हम लोग भी यूज करते थे, अत्याधुनिक सर्जरी। सो अत्याधुनिक इज नथिंग बट दिस इज एआई है। अब आने वाले डाउन द लेन अब 10 साल बाद पूछें तो एआई का भी पता नहीं कुछ नहीं आ जाए। अच्छा, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी वाइज ही तो एडवांसमेंट्स हैं, जो ये जितने भी सर्जरीज लेजर की नहीं हो रही हैं, दैट इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। लेजर इज द सेम, बिल्कुल कहीं ना कहीं मशीन्स आर द सेम, रिफाइनमेंट एक डेफिनेटली होगा, वो एक अलग नेचुरल प्रोग्रेशन है, बट बेसिक जो सर्जरी हो रही है दैट इज द सेम। सर्जरीज हाँ थोड़ा सा बहुत एक अलग एक हो जाता है, जैसे पीआरके के अंदर आप एपिथेलियल डिब्राइडमेंट करते हैं, लेसिक के अंदर आप फ्लैप बनाते हैं, वो ठीक है, वो उसमें टेक्निक हो गया, बट अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मशीन तो वही है। हाँ, जो लेजर व्हिच इज डिलीवरिंग द रिजल्ट इज द सेम। लेजर तो सेम ही है। ओनली थिंग व्हिच इज चेंजिंग इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग यूज्ड। बिल्कुल, द स्टार्टिंग पॉइंट जो लेजर है दैट इज द सेम, जो एंड पॉइंट जो सब अचीव करना है चाह रहे हैं, जो अचीव हो भी रहा है, कहीं वो 6/6 है, बीच का जो मोड ऑफ जो वो कहते हैं कि ट्रांसमिशन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है उसमें से, वो थोड़ा बिल्कुल सही कह रहे हो, वो उसमें थोड़ा सा नया रिफाइनमेंट आ रहा है उसमें और भी है, तो प्रोसेस को थोड़ा और क्या कहते हैं स्मूदन आउट हो गया है वो इसमें से, और कुछ नहीं। इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में मैं जो अगर इंटरप्रेट करूं तो भाई सारी मशीन्स एक लेवल के ऊपर सेम है। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं एक गाड़ी के एग्जांपल के साथ में, चाहे कोई भी गाड़ी हो, अपने को अगर 50 या 60 की स्पीड पे चलानी है, हाईवे एकदम बढ़िया है, तो सब सही है, एवरीथिंग इज ओके। जो ये सोफिस्टिकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड ये है स्पेसिफिक केसेस के अंदर, रोड ऊंची ऊपर खाबड़ है, टूटी भी है, तब आपको उसका फर्क महसूस होएगा। ये आपको बहुत तेज चलानी है तो ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड तेज चलानी, बट अगर तेज है एग्जैक्टली वो आपकी डिफरेंट नीड्स को कैटर करके हिसाब से। सो अंटिल एंड सर्जरी सिंपल, तो बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए पेशेंट को भी, है भी नहीं वैसे, एटलीस्ट मतलब हैव अ डिटेल्ड टॉक विद योर डॉक्टर। एग्जैक्टली, डिटेल्ड टॉक विद योर डॉक्टर्स, एंड उसके सामने डॉक्टर्स के साथ बैठ के आप अच्छा चेयर टाइम लीजिए उनके सामने आराम से, सब जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो भी उनको एड्रेस कर रही है सब करिए, तो ये जो चीजें जो प्रोसेस है तो काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो गया कि नाउ पेशेंट कम्स टू अस एंड स्टार्ट सेइंग कि आपके पास काउंटूरा है, या आपके पास में सिल्क है, या आपके पास कौन सी मशीन, मतलब मशीन is again important, exactly. बट मुझे क्या रिक्वायरमेंट है वो कौन बात करेगा, वो वही है एग्जैक्टली। इसलिए वी नीड टू हैव अ टॉक विद द पेशेंट, वी हैव टू हैव अ सिट डाउन कि यस कि you have this disorder and this can be managed by these kind of things also. You may not need कि इसके अंदर कि इतने सारे हायर कि उसके अंदर कोई जरूरत नहीं हो। जैसे अगर कोई छोटी सर्दी जुकाम भी हो तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी काम चल जाता है। आपको निमोनिया ही हो गया हो तब तो फिर आपको हायर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो रोड उबड़ खाबड़ है तो वो तो चाहिए, फिर तो स्पेशलिस्ट ही चाहिए, वो तो स्पेशलिस्ट चाहिए सर, वो तो उसमें ही। सो डॉक्टर अपूर्व, आज का इस जो डिस्कशन है, मुझे लगता है इसका टेक अवे मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी कोई भी खराब नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको क्या जरूरत है, एटलीस्ट हैव अ डिस्कशन विद योर डॉक्टर। एग्जैक्टली, डोंट गो विद अ प्रीसेट माइंड कि मुझे तो यही कराना है, ये बेटर है, या मुझे वही कराना है, वो बेटर है। एग्जैक्टली, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली मेडिकल साइंस इज नॉट अ जनरलाइज्ड साइंस, इट इज अ स्पेसिफिक साइंस। स्पेसिफिक साइंस बिकॉज वी आर ट्रीटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। मैं आपकी इनफैक्ट मतलब मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि आपकी राइट आई को आप लेफ्ट आई से कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी डिफरेंट है। अपनी बॉडी के दोनों पार्ट्स को नहीं कर सकते। डिफरेंट, इफ आई लूज माय लेफ्ट हैंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड में अगर नाखून भी टूट जाए तो आई सफर फॉर अ डे। एग्जैक्टली, तो एक वो बहुत बड़ा एक वो आ जाता है। मेरा टेक अवे मैसेज टू द पेशेंट विल बी वेरी सिंपल कि वेर एवर यू गो टू एनी आई हॉस्पिटल, टू एनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आपका बस ये है कि गो विद इन आराम से, विद इन वेरी ओपन माइंड, डू नॉट हैव एनी सम प्री बायस थॉट्स कि कुछ कैसी मशीन्स कैसा है डिलीवर करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया है कौन सी नहीं। गो विद इन वेरी ओपन माइंड, हैव जो ओपन चैट विद योर डॉक्टर, एंड सारी आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हो जाए, फिर उसके बाद में वट एवर द टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल एंड वट आर योर नीड्स एंड हाउ इट कुड बी एड्रेस्ड, हैव अ वेरी ओपन एंड हार्टली डिस्कशन विद द डॉक्टर। और उसके बाद में आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सेड। उसके बाद में आफ्टर इट यू विल बी रियली सरप्राइज्ड एंड यू विल बी रियली अमेज्ड टू सी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आने। इट विल बी रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। और इसको जनरलाइज कर सकें तो
सबसे लेटेस्ट ही सबसे बेस्ट है, सबसे महंगा ही सबसे बेस्ट है, ये कोई थंब रूल नहीं है। नहीं, this is not a thing. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके आई को क्या रिक्वायरमेंट It all depends what you want. हाँ, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। एंड अगेन वापस से जो जहाँ से स्टार्ट किया था अपन उसको कंप्लीटली सर्कल पे लाते हैं कि बेसिकली लेजिक इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी Exactly. एंड ट्रीट इट दैट लाइक वे। Yeah, we should be treated like way, and I give this message to patient also. You should also expect it like this only. कि ये आपका सिर्फ चश्मे का removal है. With the use of one of the most higher and efficient lasers and the machines and the most advanced technology which is available to you. थैंक यू डॉक्टर अपूर्व फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का पॉडकास्ट हेल्पफुल रहा होगा। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।